दोस्तों चलिए बात करते हैं हम आज आईटीसी के बारे में। सेक्शन 16 सीजीएसटी एक्ट 2017। पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है इसे देखते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस द सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी, स्टेट टैक्स एसजीएसटी या इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी या यूनियन टेरिटरी टैक्स यूजीएसटी, charge on supply of goods and services or both to registered person. It is also include tax paid on reverse charge basis and IGST charge on import of goods. It does not include tax paid under commodity scheme. Are you getting a point? Are you getting? Input means tax paid on supply. कौन से टैक्स? CGST, SGST, IGST, UGST. UGST होता है जो यूनियन टेरिटोरी के लगता है। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है? कंपोजिट स्कीम में जो टैक्स पे किया गया है वो शामिल नहीं है। यानी कंपोजिट स्कीम में जो भी टैक्स पे किया जाएगा वो आईजीएसटी या सीजीएसटी कुछ भी होगा वो आपको जनरली कंपोजिट में तो सीजीएसटी या जीएसटी होता है, वो कभी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। एंड जो आईजीएसटी इंपोर्ट पे दिया जाता है वो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट के डेफिनेशन में आता है। चलिए ये समझ में आ गया। Registered person to take credit of tax paid on inward supplies of goods or services. Registered person to take credit of tax paid on inward supplies of goods or services. रजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है? क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन, किस पे टैक्स पे किया है? इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड जो भी सप्लाईज लिया है, परचेज किया है, उस पे जो इनपुट दिया है उस रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो होगा यूज इंटेंड टू बी यूज इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और वो बिजनेस जो अब माल परचेज किया गया वो किस में होना चाहिए? इंटेंडेड या यूज किया होना चाहिए, मतलब जिसका विचार है कि आप किस चीज में यूज करेंगे? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के करने के लिए। इफ द फॉलोइंग 4 कंडीशन फुलफिल्ड। कौन से फुल कंडीशन है? ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39. Tax on such supply has been paid either in he has received goods and services, plus he has valid tax invoice, debit, credit note, prescribed tax paying documents. यानी कि ये 4 चीज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? वो जिस पार्टी से आप माल ले रहे हो वो रिटर्न फाइल होना करना चाहिए, उसको वो फाइल करेगा, टैक्स पे करना होना चाहिए और जो गुड्स है वो रिसीव्ड होना चाहिए। और इनवॉइस वैल्यू होना चाहिए। जब ये होगा तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिलेगा। कैश अब यहाँ आया, जो टैक्स पे करना है वो क्या मतलब क्या हो गया? या तो कैश में करे या आईसीटी यूटिलाइजेशन के साथ करे। आईटीसी पता है, आईटीसी जैसे आप आईटीसी लेते हैं तो कैश के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको 1 लाख का टैक्स पेमेंट करना है और क्रेडिट आपके पास पड़ा हुआ है, आईजीएसटी या सीजीएसटी कोई भी टैक्स पड़ा हुआ है जो कि 50,000 रुपये तक का है, तो आपको 1 लाख से माइनस 50,000 करेंगे, बैलेंस 50,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आईटीसी एक तरह से आपके जमा टैक्स होता है जो कि आपको यूज होता है जो आप टैक्स पेमेंट करते हैं उसमें, तो दोनों होके होना चाहिए। इफ डेप्रिसिएशन क्लेम ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड। अगर कोई, एक और चीज बात है कि अगर कोई एसेट्स आप परचेज कर रहे हैं और पूरे वैल्यू पे आपने जीएसटी ले लिया जिसमें जीएसटी भी शामिल है, तो उस वैल्यू पे, उस जीएसटी पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स रिसीव्ड इन लॉट, आईटीसी अलाउड अपॉन द रिसिप्ट ऑफ द लॉट। लॉट पे अगर माल आ रहा है, कई बार लॉट पे माल आता है, तो लॉट में अगर माल आता है तो उस पे लॉट पे ही आईजीएसटी मिलेगा। गुड्स डिलीवर्ड सर्विस प्रोवाइडेड, गुड डिलीवर ऑब्लिक सर्विस प्रोवाइडेड टू थर्ड पर्सन ऑन
ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन डीम्ड टू बी रिसीव्ड by the registered person, ITC available to the registered person, bill to ship to model। मतलब गुड्स डिलीवर कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन को, किसके डायरेक्शन से? रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसीव करने वाला था। तो इस केस में हम आईटीसी अवेलेबल होगा, लेकिन इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू कंसेप्ट। जैसे माल रास्ते में था और आपने बीच में ही माल कहीं बेच दिया, तो ये बिल टू शिप टू कंसेप्ट होता है। और इसमें जिस पार्टी को जाता है, भले ही माल आपको ना मिला हो, लेकिन गुड्स रिसिप्ट की बात कर रहा है, माल ना मिला हो लेकिन वो चला गया हो, तो भी उसमें आएगा, तभी आपको इनपुट मिल जाएगा। टाइमली फॉर अवेल्ड आईटीसी, ITC pertaining to a particular financial year can be availed by the 20th October of next financial year filing with annual return, whichever is earlier। आपको कहा गया कि जैसे सितंबर का, अगले साल के सितंबर का जो फॉर्म 9 जाता है, उसके फाइल होने से पहले आपको IGST पिछले साल का ले लेना है। री अवेलमेंट अब ITC का लिया है तो पहले ही रिवर्स कर लीजिए, ये बात कर रहा है। ITC on added to the output tax liabilities with interest and at the rate 18%, if value plus tax of goods and or services is not paid within 180 days of the issuance of the invoice। समझ में आया कुछ? नहीं, फिर बताता हूँ मैं। ITC to be added, the output tax liabilities which interest at 18%। ITC आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में है और उसमें इंटरेस्ट लगाया गया है 18%। तो टैक्स ऑफ प्लस टैक्स ऑफ गुड्स सर्विसेज और गुड्स जो भी होगा इज नॉट पेड, अगर आपने 180 दिन के अंदर में टैक्स पेमेंट नहीं किया है इनवॉइस इशू करने के बाद, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन जब पेमेंट हो जाएगा, ऑन पेमेंट द आईटीसी कुड बी री अवेल्ड विदाउट एनी टाइम लिमिट। और ये आईटीसी रिवर्स कैसे होगा? आईटीसी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ दिया जाएगा और इंटरेस्ट 18% मिलेगा। मतलब अगर आपका गुड्स 180 दिन पेमेंट 180 दिन नहीं होता है, तो आपको आईटीसी एड बैक कर दिया जाएगा और उसके बाद उसमें 18% इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ये बात यहाँ पे कह रहा है। और जब भी इसका पेमेंट हो जाएगा, तब भी आपको आईटीसी अवेल कर लोगे विदाउट एनी टैक्स टाइम लिमिट। इसका एक्सेप्शन है रिवर्स चार्ज सप्लाईज डीम्ड सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन। अगर रिवर्स चार्ज है तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज तो आपको ही देना होता है, उल्टा होता है। रिवर्स चार्ज आपको पता है, पीछे बताया था मैंने, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज जनरली, जिसमें टैक्स जो सेलर होता है वो कलेक्ट करता है और फिर बेच वो उसको गवर्नमेंट को देता है। रिवर्स चार्ज में जो बायर है वही अपना जो टैक्स बनेगा वो ऑटोमेटिक डायरेक्टली गवर्नमेंट देता है, उसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। एडिशनल डिम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, अगर कोई डिम सप्लाई माना गया जो बिना कंसिडरेशन का है, वो भी इसमें नहीं आएगा, कंसिडरेशन मिलेगा ही नहीं। Additional made to the value of the supplier supplies on account of the supplier's ability liabilities being incurred by the recipient of the supply। कोई भी एडिशन हुआ है सप्लाईज जो मेड हुआ है उसके बाद लाइबिलिटी इनकर्ड हुआ है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। कंटेंट्स ऑफ इनवॉइसिंग फॉर अवेलिंग आईटीसी, क्या कंटेंट हो सकता है, क्या क्या चीज इनवॉइस में होना चाहिए वो बता रहे हैं हम। इफ इनवॉइस डज नॉट कंटेन ऑल द स्पेसिफिक पर्टिकुलर बट कंटेन, सारा नहीं है लेकिन ये चीज होना जरूरी है। क्या? अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, क्या अमाउंट लिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ जीएसटी, नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है जो कि बिल में होनी ही चाहिए इनपुट लेने के लिए। इस तरह से हमने आईजीएसटी
CGST पे जो इनपुट होता है उसके बारे में बात की। अब चलिए आगे देखते हैं। जूम इन कर लूँ मैं। यूज्ड, इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या मतलब हुआ कि आपका आईटीसी तभी मिलेगा, सब पर नहीं मिलेगा। कई बार आप देखेंगे 2A में बहुत सारे आप जनरल स्टोर का सामान लिया है जो आपके ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, वो आपके घर पे हो रहा है, तो वो भी इनपुट आपको शो करता है, लेकिन वो नहीं लेना है क्योंकि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, तभी आपको मिलेगा। इनवर्स सप्लाईज मीन्स कैपिटल गुड्स, गुड्स विच आर कैपिटलाइज इन द बुक्स। इनपुट गुड्स other than capital goods, input services, any services received। मतलब क्या हुआ, इनवर्ट सप्लाईज मतलब कौन से इनवर्ट सप्लाईज, तो इसमें कैपिटल गुड्स भी है, जैसे कि मान लो प्लांट और मशीनरी परचेज कर रहे हो, वो एक्चुअल में तो कैपिटलाइज होता है, लेकिन उसमें जो इनपुट लगेगा वो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में आता है। जो इनपुट्स होते हैं, जो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो कैपिटलाइज नहीं होते हैं, नॉन कैपिटल आइटम होते हैं, वो भी आपको इनपुट्स के दायरे में आते हैं, और उस पर भी आईजी जो भी टैक्स होगा, इनपुट मिलेगा मिलेगा। इनपुट सर्विसेज, कोई भी इनपुट सर्विसेज है वो आपको इसमें समय शामिल है। अपॉइंटमेंट ऑफ द क्रेडिट, अपोर्समेंट सॉरी अपोर्समेंट ऑफ क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(1), 1, 2, 3, 3 सेक्शन है यहाँ पे। गुड्स एंड और सर्विसेज, क्या मतलब, गुड्स हो या सर्विसेज हो या दोनों हो। यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। कुछ तो जैसे मान लीजिए आपने कार परचेज किया और उस पे फ्यूल पे इनपुट ले रहे हैं, तो कुछ तो आपने घर के लिए यूज कर रहे हैं, कुछ आप ऑफिस के लिए यूज कर रहे हैं। यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाईज, सप्लाईज और पेनाल्टीज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज। मतलब यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, जिसमें आपको जीरो रेटेड सप्लाईज भी है। अगर दोनों है तो आईटीसी अवेलेबल कब होगा, अवेलेबल ओनली एज एट्रीब्यूटल टू बिजनेस पर्पजेस। ये सेक्शन 17(1) कह रहा है, ये बिजनेस के पर्पज से होना चाहिए। एट्रीबल टू द, सेकेंड में क्या कह रहा है, एट्रीबल टू द टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। एट्रीबल टू टैक्सेबल सप्लाईज तब मानेंगे जब जीरो रेटेड सप्लाईज को करा होगा तो। सेक्शन 72 कह रहा है zero rate supplies will be covered in taxable supplies under for the purpose of the availment of ITC। ITC के पर्पज के लिए आपको जीरो टैक्स सप्लाईज को कवर करते हैं। मीनिंग ऑफ exempt सप्लाईज मतलब क्या होता है, दिस डेफिनेशन इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ नॉन अवेलमेंट ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC। मीनिंग ऑफ exempt सप्लाईज मतलब क्या है कि पर्पज ऑफ नॉन अवेलमेंट एंड रिवर्सल ऑफ ITC। supplies notified as exempt other than the interest and the transportation of goods by vessels discussed below। nil rated supplies, non taxable supplies, ये क्या है, ये एक्सपो exempt supplies होते हैं। supplies covered under RCM, supplies of RCM supplies cannot take any supplies of RCM supplies cannot take any ITC but recipient can take ITC। supplies में नहीं होगा बट रेसिपिएंट जो होगा वो आईटीसी लिख सकता है। सेल ऑफ लैंड इन केस द वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सेल ऑफ बिल्डिंग इन सच केस द अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी स्टैम्प्ड वैल्यू। सेल ऑफ बिल्डिंग where entire construction is received after obtaining completion certificate of first occupancy which was earlier।
Sale of securities in such cases, the value shall be deemed to be 1% of the sale of value of such securities. तो ये है गया आपका मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज। नील रेटेड हो, नॉन टैक्सेबल हो, सप्लाईज कवर्ड आरसीएम हो जिसमें आपको उसको नहीं मिलता है, सेल ऑफ लैंड हो गया, सेल ऑफ बिल्डिंग हो गया, ये सब चीजें हैं जो कि होता है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, द फॉलोइंग exclusive from the definition of exempted supplies, even though these are exempted for payment of payment of GST, but not treated as exempt of availing ITC. Services by way of the operator accepting deposit, extending loans, advances insofar as the consideration is represented by way of the interest or discount, except case of banking company और financial institutions और NBFC। ठीक है। Services by way of transportation of goods by a vessels from the custom station of clearing into India to place outside India। मतलब एक तो पहला कह रहा है कि सर्विसेज जो दिया जा रहा है एक्सेप्टिंग डिविजन जो बैंक से रिलेटेड है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस इन सो फार कंजेशन इन रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को छोड़ते हुए कोई भी सर्विसेज इस तरह से दिया जाए तो एग्जेम्प्ट होने के बावजूद भी इस पे आईटीसी इसमें नहीं होगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ वेसल्स फ्रॉम कस्टम station of creation into a place of just outside India। अब कुछ एग्जांपल दिए गए हैं फर्दर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो आपको ऊपर समझ नहीं आता, यहाँ पे कुछ समझ आएगा। चलिए देखते हैं। टाइप ऑफ सप्लाईज फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी फॉर पर्पज ऑफ अवेलमेंट ऑफ IGST, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगेंस्ट INR, गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया फॉर पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ GST, जीरो रेटेड टैक्स और सप्लाईज मानेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज टू यूके, एक बार इसे देखिए।